हेलो दोस्तों, एजुकेशन 2 इन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का जो कि 13/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का ओरिजिनल सेट है, इसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। ये जो दिखाई गया है, जो लिखा गया है स्ट्रॉन्ग, इसका हमसे पूछ रहा है सही दर्पण। अगर हमें सही दर्पण इसका ज्ञात करना है तो अगर हम दाहिने तरफ दर्पण रखेंगे तो हमें जी का मान कुछ इस तरफ से दिखाई देगा, और इस ऑप्शन में जी कुछ इस तरह से नहीं है, तो हम इसका सीधे जल प्रतिबिंब देखेंगे। तो जल प्रतिबिंब देखेंगे यानी यस उल्टा होगा, तो यस कुछ इस प्रकार बनेगा और टी कुछ इस प्रकार बनेगा और आर भी उल्टा बनेगा कुछ इस प्रकार। उसके बाद बनेगा ओ और एन भी कुछ इस प्रकार बनेगा और जी भी उल्टा बनेगा कुछ इस तरह। तो इसका जो जल प्रतिबिंब है यही इसका सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में कह रहा है कि मानव शरीर के विभिन्न मिनरल्स का वितरण है। तो उसमें दिया गया है कैल्शियम दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है, लोहा दिया गया है, पोटेशियम और सोडियम। हमसे पूछ रहा है कि दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिज की मात्रा को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज के 1000 IU अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो हमसे प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैल्शियम डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी, मतलब हमारे शरीर में कैल्शियम की कितनी मात्रा है। तो आप फिगर में देखेंगे, फिगर बड़ा करके आपको दिखाते हैं। जो कैल्शियम दिया गया है वह 40% दिया गया है और टोटल दिया गया है पूरे बॉडी का जो पूरा भाग है वो 1000 दिया गया है। तो 1000 का हम अगर 40% निकालेंगे, क्योंकि हमें 40% का मान ज्ञात करना है केवल कैल्शियम का, तो ये दोनों जीरो से काट देंगे तो आ जाएगा 4। एक जीरो इधर है और एक जीरो है, 2 जीरो हो जाएगा। IU अंतर्राष्ट्रीय इकाई, मतलब 400 IU का मान IU हो जाएगा। ये इसका सही जवाब है। और ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो चौथे विकल्प में दिया गया है कि 400 अंतर्राष्ट्रीय इकाई, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनें। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर का हमें जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो ये जो फिगर कलर किया हुआ है ये इधर ही रहेगा, बस नीचे की साइड, और जो ये वाला है, ये जो कर्व की आकृति का, ये ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह बनेगा। और ये जो फिगर है ये कुछ नीचे के हिस्से में बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दर्शाया गया है। ये इसका सही जल प्रतिबिंब होगा। यही इसका जल प्रतिबिंब होगा। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन जो है वो तीसरे में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 ओम के 2 समांतर प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। जब समांतर रूप से जुड़ा होता है तो हम इसे जोड़ेंगे 1/10 प्लस 1/10 ई प्रतिरोध के बराबर होगा। समांतर कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे 10। ये एक बार जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे, फिर यह भी एक बार जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे, यानी 2/10
जब हम आर का मान निकालेंगे तो 10 ऊपर हो जाएगा क्योंकि आर नीचे था और 2 नीचे हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 5 ओम। 5 ओम तो इस समानांतर में रूप में जुड़े हैं और 10 ओम इधर तीसरे में जुड़ा है, तो इसमें 10 ओम और जोड़ेंगे, यानी टोटल जो प्रतिरोध होगा, यानी संयोजन के बाद जो समकक्ष प्रतिरोध होगा वो 15 ओम होगा। और 15 ओम जो दिया गया है वो तीसरे विकल्प में दिया गया है 15 ओम। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गतिज ऊर्जा को जो फार्मूला होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होता है, गतिज को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, बराबर 1/2 mv²। या तो जब हम भी जो गति है जब इसके में हम वृद्धि कर देंगे, मतलब अगर भी चाल से चल रहा है, अगर हम 2v कर देंगे तो यह 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, मतलब वर्ग कर देंगे, तो 4v, मतलब हम अगर गति को जितना बढ़ाएंगे वो 2 गुना रफ्तार से बढ़ता जाएगा। और हमसे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा में वृद्धि करना है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि जब करेंगे, जब उसकी चाल में वृद्धि करेंगे, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो स्पीड में जब हम वृद्धि करेंगे तो उसकी गति ऊर्जा भी वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो जो समचतुर्भुज होता है, मान लो फिगर हम बना दे रहे हैं, जो समचतुर्भुज होता है इसका जो विकर्ण होता है वह 90 डिग्री पे काटता है, यानी ये जो 90 डिग्री होगा और इसके सामने वाला होगा कर्ण। जबकि एक भुजा जो समानांतर चतुर्भुज होती है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती। यह 13 दिया गया है और एक विकर्ण दिया गया है 10, तो 5 यह हो जाएगा और 5 यह हो जाएगा। और पाइथागोरस का जो फार्मूला होता है वह कहता है कि जो आधार की स्क्वायर और लंब की स्क्वायर वह कर्ण की स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वह कर्ण होती है। तो जब यह 5 है, यह 13 है, तो यह 12 होगा। जो ट्रिपलेट नंबर जानते हैं उन्हें यह करना आसान होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर करेंगे 169, इसमें 5 के स्क्वायर यानी 25 घटा देंगे तो आ जाएगा 144, और यह वर्गमूल होता है 12 के, तो यह 12 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और टोटल जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल हमें विकर्ण ज्ञात करना है, तो 12 यहाँ से लेके यहाँ तक है, यह 12 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 12, यानी जो विकर्ण होगा वह 24 होगा। तो जो तीसरे विकल्प में दिया गया है 24, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से कौन सा अनुमान निहित है। तर्क दिया गया है महान अलेक्जेंडर नश्वर था, तो पहला अनुमान था महान अलेक्जेंडर मानव था, तो यह तो सही है क्योंकि वह मानव था लेकिन वह भगवान को नहीं मानता, यानी नश्वर था। महान अलेक्जेंडर ग्रीक है, इसका जवाब इस तर्क के अनुसार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसमें कहा ही नहीं गया कि महान अलेक्जेंडर कहाँ का था, यानी केवल पहला इसका अनुमान है और दूसरा नहीं है, तो केवल एक अनुमान इसमें अंतर्निहित है। और पहले विकल्प में दिया गया है केवल धारणा एक निहित है, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है। तो सतही घटना जो है वो वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण एक सतही घटना है। इसके साथ साथ यह भी पूछा जाता है कि वाष्पीकरण जो होता है वह क्षेत्रफल निर्भर करता है। क्षेत्रफल मतलब अगर आप गिलास में पानी रखेंगे तो उसमें कम क्षेत्रफल होगा, कम से कम पानी वाष्पित होगा। अगर यही कोई बड़ा थाली है या तालाब है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है
और इससे वाष्पीकरण ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो पहला ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पर। और वाष्पीकरण हर एक तापमान पर होता है। जब कम तापमान रहेगा तो कम वाष्पीकरण होगा, ज़्यादा तापमान रहेगा तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, इनको भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कोड में यदि ग्रीन को ITGGP लिखा जाता है तो इसी कोड में पिंक को कैसे लिखा जाएगा। जब आप देखेंगे यहाँ लिखा है GREEN को लिखा गया है I, उसके बाद T, उसके बाद G, फिर G, उसके बाद P लिखा गया है। तो यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो 2 बढ़ा, R से जब T पे जाएंगे 2 बढ़ा, E से जब G पे जाएंगे 2 बढ़ा, E से जब फिर E पे जाएंगे 2 बढ़ा, N से P पर जाने पर 2 बढ़ा। उसी प्रकार हम पिंक को लिखेंगे PINK, तो 2 बढ़ाएंगे, 16 से 2 करेंगे 18 जो कि R होगा। I से 2 करेंगे K 11 पे होता है, N से 2 करेंगे P 16 पे होता है, और K से 2 करेंगे तो M 13 पे होता है। यही इसका सही जवाब है RKPM, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है टू फेड्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो चेतन भगत की टू स्टेटस द स्टोरी ऑफ माई मैरिज के हास्य कृति है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा जूड़ी बालन। जूड़ी बालन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं है, इनमें आपको ज्ञात करना है। तो पहला ए है। ए को जब हम देखेंगे तो यह 3 लाइनों से बना है। एक लाइन इधर है और दूसरी लाइन, एक मिनट, पहली लाइन ए है, दूसरी लाइन ए है और तीसरी लाइन ए है। उसी प्रकार एफ देखेंगे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। उसी प्रकार जेड देखेंगे तो पहली लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन। जब चौथी हम देखेंगे तो ई है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और ये 4 लाइन। तो ये जो है वो 4 लाइनों से बनी है, बाकी यह सब 3 लाइनों से बनी है। तो यही है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो ई जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो चौथा दिया गया है वो पहले विकल्प में दिया गया है। चौथा ऑप्शन जो है वो पहले विकल्प में दिया गया है। यही NCERT का खेल होता है कि जो विकल्प का सही जवाब है वो अलग अलग दिया जाता है। आप इसे ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे और ध्यान से टिक करेंगे तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले हम 8, 15 और 20, इसका जब हम LCM लेंगे तो LCM इसका आ जाएगा 120। 120 से इन विकल्पों में सबसे जो छोटा होगा उससे काटेंगे और उसके साथ साथ वह पूर्ण विभाजित भी हो तो हम सबसे छोटे वाले को काटेंगे। तो सबसे छोटा यही है, इसे काटेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, क्योंकि 3600 को अगर हम 120 से काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा। उसके साथ साथ वह कह रहा है सबसे छोटा वर्ग भी होना चाहिए। जो 3600 है यह 60 का वर्ग है, यानी इसका वर्ग भी होना चाहिए और इसके से पूर्णतः विभाज्य भी होना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो जो तीसरा विकल्प दिया गया है 3600, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है एक गेंद को 10 मीटर ऊंचाई से गिराया गया है। यह ज़मीन पर टकराती है और 2.5 मीटर ऊंचाई पर वापस उछल जाती है। टकरान के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने % की हानि हुई? तो हमें ज्ञात करना है जो गतिज ऊर्जा है उसमें एच जो हाइट होता है उसी से लिया जाता है। पहले एच जो था यानी हाइट जो था वह 10 मीटर था और जब गिराने के बाद टकराने के बाद जो हाइट बचा, पहले हाइट था 10 मीटर, टकराने के बाद हाइट जो है वो 2.5 बचा। तो इसे घटाएंगे तो आएगा 7.5 यानी 7.5 मीटर हाइट की कमी हुई। और कितने में हुई? तो 10 हाइट में। यह जो पहले इतना ऊंचाई पर से गिराया गया और इतना उछला यानी इतने % की कमी हुई। 7.5 मीटर की कमी हुई और कितने पे हुई? तो 10 पे हुई। परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे एक और जीरो रखेंगे, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए तो जो बचा वो 75% की कमी आई। यही इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन तीसरे में है, 75% की कमी आई, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न है पाइप किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप भी उसी टैंक के 35 घंटे में भर सकती है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक को भरा होने पर अगर पाइप ए और पाइप बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? तो जो ए है वह खाली कर रहा है तो इसके आगे हम माइनस लगा दे रहे हैं, और जो बी है वह भर रहा है तो बी 35 घंटे भर रहा है और ए 28 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 140। यह जो जाएगा वह 5 बार, इसका जो क्षमता होगा वो 5 होगा और 35 की जो क्षमता होगी वह 4 होगी। कह रहा है कि एक घंटे के लिए खोला जाता है तो पहले 5 वाले खोला जाएगा, 1 लीटर 5 लीटर निकालेगा, उसके बाद फिर 4 वाले मतलब बी वाले टंकी को खोला जाएगा तो वो 4 लीटर भर देगा, यानी 2 घंटे में 1 लीटर पानी निकाला जा रहा है। 2 घंटे में हमें निकालना कितना है कि टैंक को खाली करने में कितना लगा, हमें 140 लीटर निकालना है तो इसमें हम 140 का गुणा करेंगे। 1 लीटर जब 2 घंटे में निकाल रहा है तो हम पूरा निकालने के लिए 140 का इसमें भी गुणा करेंगे और 140 का इसमें भी गुणा करेंगे। 140 लीटर पूरा निकल गया जितना भरा था पानी, और समय जो लगा वह 280 घंटे लगा, यानी 280 घंटे में पूरी तरह टैंक खाली हो जाएगी और यही इसका सही जवाब है, 280 घंटे। तो आप विकल्प देखेंगे, विकल्प जो चौथा है 280 घंटे, यही इसका सही जवाब है। मैंने जैसे सवाल हल किया उसका सही जवाब 280 घंटे आ रहा है, लेकिन रेलवे के जो पेपर था उसमें विकल्प में रूप में दिया गया था कि 271 इसका सही जवाब है। अब आप लोग भी हल करके इसका सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारे हल करने के दौरान 280 इसका सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेज़बानी किस शहर ने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी शहर ने 2017 में इसका महोत्सव का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 सही 2/3 को किसी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि शेषफल 20 प्राप्त हो। तो हम इसे पहले लिखेंगे 10 सही 2/3, इसमें गुणा करेंगे और प्लस जोड़ेंगे, हो जाएगा 32
बटे 3, यानी 32/3 को हम यक्स से भाग देते हैं तो हमें लाना है 20। तो जब हम यक्स को इस पार ले जाएंगे और 20 को इस यहाँ ले आएंगे तो जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ से यक्स गया यहाँ पर और 20 आ जाएगा नीचे। इसे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, इसे 4 से काटेंगे 5 बार और 4 से इसे काटेंगे 8 बार, तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे 5 में और 3 में गुणा करेंगे यानी 8/15। यही इसका सही जवाब है जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रथीन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद रथीन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 2.5 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम विकल्प द्वारा सॉल्व करेंगे क्योंकि विकल्प द्वारा आसानी से हल हो जाएगा। जैसे अगर हम पहला विकल्प जोड़ेंगे, क्योंकि हमसे कह रहा है कि कितने वर्षों बाद हो जाएंगे, तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 16 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा रथीन की उम्र, और इसमें भी 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। उस चचेरे भाई में अगर 7 वर्ष में हम 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन ये इसके 2.5 गुना नहीं है। उसी प्रकार दूसरा भी जोड़ेंगे तो 16 में 12 जोड़ेंगे 28 आएगा और इसमें 12 जोड़ेंगे 19 आएगा। इसका भी 2.5 गुना 1.5 गुना नहीं है, तो यह भी विकल्प गड़बड़ है। लेकिन जब हम चौथा वाला विकल्प जोड़ेंगे तो 16 में जोड़ेंगे 11 तो आ जाएगा 27। उसी प्रकार हम 7 में इसको 11 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, और 18 का यह 1.5 गुना 27 है, क्योंकि अगर हम इसका 1.5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 270.0, यानी इसके बराबर आ गया। तो यही हमसे पूछ रहा है कि कितने उम्र या कितने साल बाद वह चचेरे भाई का 1.5 गुना हो जाएगा। तो 11 वर्ष बाद वह अपने चचेरे भाई से 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस एवं प्लस का अर्थ गुणा है तो 35 - 7x गुणे 14 भागे 28। तो लिख रहा है 35 - 7 गुणे 14 भागे 28, और हमसे कह रहा है कि जहाँ माइनस है वहाँ भाग लिखेंगे यानी 35 भागे 7, और जहाँ गुणा है वहाँ लिख रहा है -14, और जहाँ भाग है वहाँ लिख रहा है +28। तो जब हम इससे काटेंगे तो 7 × 5 = 35, और इसमें से ये -14 है +28 है, तो घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा 14। 14 में हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19, और 19 है इसका सही जवाब जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में से कौन सी तर्क में निहित है। तर्क है, जो तर्क दिया गया है वो कह रहा है कि आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी नौकरी खो दी। तो पहला अनुमान है आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित है। इस तर्क के अनुसार यह पहला अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये खो दी है, क्यों खो दी है इसका कोई जवाब नहीं। और ये कह रहा है नौकरियां असुरक्षित है, इसमें सुरक्षित और सुरक्षित का कोई तर्क ही नहीं दिया गया है, यानी पहला अनुमान गलत है। उसी प्रकार दूसरा कह रहा है कि आईटी सेक्टर कंपनी अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के नौकरियों से मुक्त करती है, इसका भी कोई जवाब नहीं है तर्क में, यानी दूसरा और पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो इसका जो जवाब होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि 1 और 2 दोनों निहित नहीं है, यानी पहला अनुमान और दूसरा अनुमान दोनों निहित नहीं है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। हमें यह फिगर दिखाई गया है ए, बी, सी और डी। इसमें जो एक फिगर है वह समूह से संबंधित नहीं है। पहले में देखेंगे तो फिगर के अंदर यानी त्रिभुज के अंदर 2 बिंदु है, और दूसरा फिगर देखेंगे तो यह पंचभुज के अंदर 2 फिगर है। अगला देखेंगे फिगर तो यह वर्ग के अंदर 2 बिंदु है, और चौथा वाला या ऑप्शन नंबर डी वाला देखेंगे तो फिगर के अंदर केवल एक ही बिंदु है। तो जो चौथा फिगर है यानी ऑप्शन नंबर डी वाला फिगर जो है यही समूह से संबंधित नहीं है, यानी इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो डी वाला विकल्प जो है वह चौथे में दिया गया है और यही इसका सही जवाब है। और इस प्रश्न में इस पेपर में जो रेलवे बोर्ड का था वह सी को जवाब दिया था, और यह जो जवाब है वो मेरे हिसाब से गलत है। आप भी इस फिगर में ध्यान से देखिए और इसका जवाब हमें ध्यान से दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका जवाब या तो सी, जो रेलवे बोर्ड है वो इसका जवाब सी दे रहा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इसका जवाब डी होना चाहिए और हमने भी डी लगाया है। आप लोग का क्या जवाब है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों की परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 है, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 था। तो कक्षा में सभी छात्राओं का औसत क्या है, तो हमसे ज्ञात करना है सभी छात्राओं का औसत पूछा गया है। तो पहले हम टोटल का योग निकालेंगे, तो 25 छात्राओं का योग अगर निकालेंगे तो 25 गुणा करेंगे 16.2 तो आ जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 405, और 10 लड़कों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो हम 10 लड़कों का निकालेंगे योग, तो 10 में 15 का गुणा करेंगे आएगा 150। जब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 255। यह जो है यह लड़कियों के औसत, ये लड़कियों का योग है, क्योंकि ये जो 25 दिया गया है ये सभी छात्रों का दिया गया है। इसमें 10 लड़के हैं तो हम अगर 10 घटा दे रहे हैं तो 15 छात्राएं हैं, तो 15 छात्राओं का योग है वो 225 है। तो हमें औसत ज्ञात करने के लिए हम इसे 15 से भाग देंगे, क्योंकि सब औसत जो होता है वो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। जब हम इसे 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 17, क्योंकि 15 × 15, 15 × 7 105। तो जो 17 होगा यही छात्रों का औसत होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं, तो इसका जो जवाब होगा वह होगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। यही प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कुर्सी की संख्या और मेज की संख्या का हमें अनुपात ज्ञात करना है।
तो हमसे कहा गया है कि 12 मेज़ खरीदा गया है और एक मेज़ का मूल्य है 50 रुपये। तो 12 मेज़ का जो मूल्य होगा वो 12 गुणे 50 यानी 600 होगा। जो 12 कुर्सियों का मूल्य है तो 12 गुणे 50 करेंगे आएगा 600। 600 मूल्य है वो 12 कुर्सियों का और टोटल हमने 5000 खर्च किए हैं। तो 5000 में अगर हम 600 घटाएंगे, 5000 में अगर हम 600 घटाएंगे तो आ जाएगा 4400। ये जो 4400 है यह कुर्सियों के दाम है और एक कुर्सी का जो मूल्य है वह 40 रुपये। यानी अगर हम कुर्सी का संख्या निकालना चाहिए तो इसमें 40 से भाग देंगे, तो 40 से भाग देंगे तो आ जाएगा 110। यानी हमें मालूम हो गया कि 110 कुर्सी हैं और 12 मेज़ हैं। तो हमें पहले कुर्सी की संख्या मतलब 110 और उसके बाद मेज़ की संख्या अनुपात ज्ञात करना है 12 का, क्योंकि मेज़ की संख्या 12 है। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 55, 2 से काटेंगे और इसे काटेंगे 2 से आ जाएगा 6, यानी 55:6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। चौथे विकल्प में यह दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुभांगी स्वरूप। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? तो हम फिगर ज्ञात करेंगे। तो पहला 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4 और 5। इसे मिलाकर जोड़ेंगे तो 1 यह हो गया और इसे मिला के जोड़ेंगे तो 2 ये हो गया और इसे जोड़ेंगे तो 3 ये हो गया। तो 5 और 3 8 हो गया। उसके बाद हम जोड़ेंगे, उसके बाद है जो वह इसे और इसे मिलाकर है। एक ये है और एक ये वाला फिगर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, 8 और 2 10 हो गए। मतलब इस त्रिभुज में पूरे 10, इस फिगर में पूरे 10 त्रिभुज हैं। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिका जीवित होती हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती? तो इसका जो उत्तर होगा वो कालेनकाइमा, यही जो ऊतक होता है वह ही जीवित होता है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 48 और 54 का हमें लस ज्ञात करना है। तो इसका जो लस होगा तो लस आरामी से निकल सकता है। लस हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो पहले 6 से काटेंगे तो 6 × 48, 6 × 9 = 54, 8 और 9 यानी 6, 8 और 9 इसका एलसीएम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखाया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को पूरा करें। ये जो दिखाई गया है इसे हमें पूरा करना है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x जो है वह 24 पे होता है। 24 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 17। उसी प्रकार यह जो i है वह 9 पे होता है और 9 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद 7 g जो होता है वह 7 पे होता है, इसे 7 ही लिखा गया है और p 16 पे होता है, इसे 16 ही लिखा गया। यानी 2 संख्याएं घटाकर और 2 संख्याएं अपनी मूल रूप में लिखी गई हैं। तो हम 26 पे होता है z, अगर 26 में हम 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 19, तो 19 लिखेंगे। उसके बाद 8 पे होता है h में हम अगर 7 घटाएंगे यानी 8 में से 7 घटाएंगे आ जाएगा 1। उसके बाद ई 5 पे होता है तो हम 5 लिखेंगे क्योंकि 2 संख्याएं मूल रूप से लिखी गई। और जे 10 पे होता है,
यानी 19,1,510 जो कि पहले ही विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वह पौधा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो प्लांट या पौधा है, ये इसका नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु के प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाइवाज है का संयुक्त मालिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता यानी जो डायोप्टर में होता है वो +2 दिया गया, जब डायोप्टर में यानी P का मान अगर प्लस में है तो फोकस का मान भी प्लस में होगा, और जब फोकस का मान प्लस में होगा तो वह उत्तल लेंस होगा। तो जो उत्तल लेंस है वो तीसरे विकल्प में दिखाया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी नासरी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया? वह उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा डोबेरीनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसने लिथियम और सोडियम में भी शामिल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है वह डोबेरीनर का त्रिक का सदस्य है जो लिथियम और सोडियम में भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए अगली संख्या बताइए। तो यह जो है हमें अगली संख्या यहाँ प्रश्नवाचक का ए लिखेंगे, 0 का स्क्वायर है, 0 का क्यूब है, यह 1 का क्यूब है, 1 का जो क्यूब होता है वह 1 ही होता है। उसके बाद यह 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। उसके बाद यह 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27। उसके बाद आएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64। 64 इसका सही जवाब होगा। और विकल्प में देखेंगे तो चौथे में दिया गया है 64, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यक्ष पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यक्ष की यात्रा के आरंभ और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ यह बिंदु मान लीजिए यक्ष यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, यह 3 किलोमीटर मान लीजिए। उसके बाद मुड़कर वह 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यहाँ से यहाँ गया 4 किलोमीटर। हमें पूछ रहा है कि यक्ष अपनी प्रारंभिक और अंतिम बीच, मतलब यहाँ जहाँ पहुँचा यहाँ से और यहाँ इसके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस का फार्मूला होता है कि यक्स स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, इसे जोड़ेंगे आएगा 25 और 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5, यानी इस कर्ण का मान होगा वह 5 होगा। 5 किलोमीटर सही जवाब है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है वह तीसरे में दिया गया है, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह बाहर की ओर वक्रीय होता है उसे कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह बाहर की ओर वक्रीय होता है, मतलब परावर्तन जो सतह है वह बाहर की ओर हो, यही मतलब हमसे वही दर्पण पूछ रहा है। वो कौन सी दर्पण है? तो वो दर्पण है अवतल दर्पण, जो दूसरे विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़े और दी गई जानकारी से तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्य का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। वक्तव्य दिया गया है और वक्तव्य यहाँ लिखा है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करती। निष्कर्ष है, समय किसी
किसी के नियंत्रण में नहीं है, ये तो सही हो गया निष्कर्ष, क्योंकि ये कह रहा है किसी का इंतज़ार नहीं करते, यानी किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। तो पहला निष्कर्ष सही है। अगला निष्कर्ष है हर किसी को अतीत के बुरे अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यह भी निष्कर्ष सही है, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, यानी जो बुरे अनुभव उसे भूलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी दोनों निष्कर्ष इसका अनुसरण करता है। तो दूसरे विकल्प में दिया गया है कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। दिया गया है यहाँ पर पहिया, उसके अंदर तिल्ली, उसके बाद पंखा दिया गया है, यहाँ प्रश्नवाचक। जो पहिया होता है यानी व्हील, उसमें देखेंगे तो वहाँ तीली होती है, उसे तीली बोलते हैं। जो इस प्रकार से केक बना होता है यह तिल्ली होता है, यह पहिए के अंदर होता है। उसी प्रकार जो पंखा होता है, पंखे के अंदर विंग्स होते हैं, या मान लीजिए यह कोई पंखा है तो यह पंखे के अंदर जो यह होता है यह पंखा होता है, पंख इसे बोलते हैं, यानी विंग्स होता है। तो पंखा के अंदर विंग्स होगा यानी पंख होगा। इसका सही जवाब है पंख, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन पर्याप्त है। कथन दिया गया है कि एक झुंड में कितनी काली गाय हैं। वक्तव्य दिया गया है कुल गायों की संख्या, कुल 60 गाय हैं, उसमें से 40% काली है। तो हम दोनों को अगर शामिल कर ले, मतलब वक्तव्य 1 और 2 दोनों को मिला लेंगे तो हमें उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कितनी गाय काली है यह उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, यानी कथन 1 और 2 दोनों मिलाकर हम उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और तीसरे विकल्प में दिया गया है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भौतिक विवादों में उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। तो आर्किमिडीज जो थे, यानी जो पनडुब्बी होती है या नाव होती है, जितना तैरने का जो साधन है वो लगभग आर्किमिडीज सिद्धांत का पालन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यानी 15 और 11 अनुपात में है, और महत्तम समापवर्तक 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक 13 है, तो हम 15 में 13 को गुणा करेंगे, 13 × 5 = 65, 5 हाथ से लगा 6, 13 × 13 और 13 में 6 जोड़ेंगे 19। पहली संख्या 195 और दूसरी संख्या 143, और 13 से 11 में गुणा करने पर 143 आएगी, यानी 195 और 143 जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत 1 स्थान तक पूर्णतः सीट जीती। मतलब हमसे पूछ रहा है दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत सीट जीती, 0.1 स्थान तक हमें मान्य है। तो पार्टी ए दक्षिण में 40 सीट जीती है, और टोटल जोड़ेंगे दक्षिण में कितनी सीट थी, तो 1 और 3 4 और 6 10 हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13, ये टोटल का योग करेंगे तो आ जाएगा 130। जो दक्षिण में टोटल सीट थी वो 130 सीट थी, उसमें 40 ए ने जीती है, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो इस 0 से इस 0 को काटेंगे, और 13 से इसमें भाग दें तो 13 × 3 = 39, 1 दशमलव पे 1 उतारेंगे और उसके बाद 8 बार जाएगा,
तो यानी 30.8% जो आएगा वही इसका सही जवाब है। यानी 30.8% इसका सही जवाब है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है वह लगभग तीसरे में है, 30.8% इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। तो वर्तमान में दोनों की उम्र का योग कितना है, हमसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि पीटर का उम्र का 4 गुना, अगर हम पीटर के लिए पीटी लिखते हैं इसका 4 गुना, और कह रहा है कि प्रीति के 5 गुने के यानी पी आर लिखते हैं प्रीति के लिए, इसके 5 गुने के बराबर है। तो हम लिखेंगे पीटी यानी पीटर, उसके नीचे लिखेंगे पी आर यानी प्रीति का अनुपात होगा 5/4, और इनके आयु के बीच का अंतर 1 है और दिया गया है 5। तो 5 से जब हम इसमें गुणा करेंगे आएगा 25। जो पीटर है वह 25 वर्ष का है और प्रीति जो है वह 20 वर्ष, और जो प्रीति का उम्र होगा 5 का जब हम 4 में गुणा करेंगे आएगा 20, और यह 35 वर्ष पहले है तो इसमें 35 वर्ष जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5 5 10, 3 2 5 1 6, यह 60 वर्ष को हो जाएगा। जो पीटर है वह 60 वर्ष का होगा और इसमें हम 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यह 55 वर्ष। यानी जो प्रीति की उम्र है वो 55 वर्ष है और पीटर का उम्र 60 वर्ष है। इस टोटल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 115, और यही हमसे पूछा गया कि दोनों के उम्र का योग क्या होगा, तो वह 115 हो जाएगा। और 115 जो है वह तीसरे विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न की नीचे दी गई आकृति को केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाएं। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो 9 नंबर पे है, 4 नंबर पे है और 2 नंबर पे, यानी 2 4 और 9, यह अपना ही फिगर अपने दूसरे फिगर से सटा हुआ है। उसी प्रकार जब आप देखेंगे 6 नंबर 8 नंबर और 7 नंबर, यह एक फिगर दूसरे के अंदर है। उसी प्रकार आप देखेंगे 3 नंबर 1 नंबर और 5 नंबर, यह दूसरा फिगर दूसरे फिगर को काट रहा है, यानी यही तीनों बनेंगे। तो आप विकल्प देखेंगे, जो विकल्प है वह पहला विकल्प जो है वो इसका सही जवाब होगा। इसी प्रकार से समूह बनेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी कौन से देश ने की थी, जिसमें भारत के प्रतिष्ठित मुक्केबाज मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम। 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में मौजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली कौन से राज्य से एक राज्यसभा सदस्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। यह पुराना करंट है। उस समय जो अरुण जेटली राज्यसभा के सदस्य थे वह गुजरात के सीट से थे राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपचय का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब हम कोई अम्लीय पदार्थ खा लेते हैं तो हमारे पेट में अपचय हो जाता है। तो अपचय यानी अम्लीयता जब बढ़ जाता है तो खाना पचता नहीं है। तो अम्लीयता कम करने के लिए हम लेते हैं इनो।
इनो लेते हैं, जो इनो होता है वो अच्छा एंटा एसिड होता है, यानी वह एसिड के साथ अभिक्रिया करके न्यूट्रल बना देता है, यानी अम्लीयता को कम कर देता है। तो इसका उत्तर जो होगा वह एंटा एसिड होगा, यानी इनो जो होता है वह एक एंटा एसिड होता है जो अम्लीयता को कम करता है और खाना पचने में मदद करता है। तो इसका जो उत्तर होगा वह एंटा एसिड, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है अमीबा ने किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इसमें जो होता है वह बाइनरी विखंडन द्वारा होता है प्रजनन, और यही इसका सही जवाब है। यह लगभग कई बार ग्रुप डी में एएलपी में भी प्रश्न पूछा गया है, इसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक भी नहीं होते, यानी शून्य, उनकी संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, जो कि दूसरा विकल्प है, यही सही जवाब है। अगला प्रश्न है 5329 किसका वर्गमूल है। तो यह वर्गमूल है वो 73 का। 73 का जब वर्ग निकालेंगे तो उतना आ जाएगा, यानी 73 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो 10 के पावर 12 ओम से 10 के पावर 17 ओम मीटर तक होती है, यानी पहला जो विकल्प है यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान 1/6 होता है। कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर 15 मीटर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। जो पृथ्वी का जी होता है वह चंद्रमा के, यानी जो चंद्रमा का जी होता है, मान लीजिए यह पृथ्वी का जी है और जो चंद्रमा का जी होगा वह 6ठा भाग होगा, यानी जो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर 15 मीटर उछलता है पृथ्वी पर, तो यह अगर हम यहाँ 1.5 मीटर पृथ्वी पर उछलता है तो यहाँ उछलेगा 6 गुना, क्योंकि उसके 6ठा भाग का है जी का मान, तो 1.5 अगर गुणा करेंगे तो 9 मीटर आएगा। 9 मीटर ज़्यादा उछलेगा पृथ्वी से, मतलब अगर यहाँ पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर यह 9 मीटर उछलेगा। तो इसका जो जवाब होगा वो तीसरे विकल्प में दिया गया है 9 मीटर, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 6/1/6 वर्ष में 834 हो जाती है, तो प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी। तो 6% की दर से 6 दूना 12 एक 13/2, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 3, 3 का गुणा करेंगे 39 आ जाएगा, 13 तियाँ 39। जो यह ब्याज है 39% ब्याज है और कह रहा है कि यह 834 रुपये हो जाता है, यानी यह मिश्र धन है। तो कोई भी मूल्य होता है वो अपने आप में 100% के दाम पे होता है, और यह मिश्र धन दिया गया है, यानी इसमें अगर हम ब्याज जोड़ देंगे, यह मूलधन है 100% और ब्याज है 39%, इसे जोड़ेंगे आएगा 139%। यह मिश्र धन है और मिश्र धन दिया गया है, तो हम निकालेंगे 834/139 और गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है। जब 139 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 का गुणा हम 100 में करेंगे, यानी 600। जो 600 है वो मूलधन है, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na3CO2 Na2CO3, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है,
यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, यानी इन चारों में से एक संबंधित नहीं है। जैसे हम 71 से 73 पे जाएंगे +2, और इस पे जाएंगे तो +4, और इस पे जाएंगे +2, यानी यह समीकरण बन नहीं रहा है। यानी इसे होना चाहिए था पहले 71, 2 जोड़ेंगे 73, और 2 जोड़ेंगे 73 2 75, 2 जोड़ेंगे तब आएगा 77, फिर 2 जोड़ेंगे तो 79, यानी 2 यहाँ का अंतर, फिर 2 यहाँ अंतर होना चाहिए, फिर 2 यहाँ अंतर होना चाहिए, फिर 2 यहाँ अंतर होना, लेकिन यहाँ सीधे 4 का अंतर कर दिया है। यानी जो यह 77 है यही संख्या से संबंधित नहीं है, यानी इस पूरे समूह में 77 संबंधित नहीं है, और यही गलत है। यही हमसे पूछा गया था। इसका जो उत्तर होगा वो तीसरे विकल्प में 77 जो दिया गया है यही सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है पशुपति। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो जो बेंजीन होता है वो इस प्रकार से बना होता है। यहाँ एक बॉन्ड, उसके बाद यहाँ बॉन्ड, उसके बाद यहाँ, जो यह अंदर की तरफ होता है यानी जो इसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो इस पूरे बेंजीन में 12 तो सिग्मा बॉन्ड है, और जो 3 है वह पाई है। वह 1 2 और 3, ये जो जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, यानी पाई की संख्या 3 है और सिग्मा की संख्या 12 है। जो दूसरे विकल्प में दिया गया है यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2016 में टाटा सन्स के स्वामित्व वाली विशिष्टा एयरलाइंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? इसके पहले वे लंबे समय तक टाइटन के मैनेजर डायरेक्टर थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भास्कर भट्ट, जो कि चौथे में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 493 भागे 29 बराबर 17 है हो तो 4.93 भागे 0.0017 का मान कितना है? तो हमें ये मालूम है कि इसमें 493 में अगर 29 भाग देंगे तो 17 आ जाएगा। तो हम अगर 17 का भाग 493 में देंगे तो 29 आ जाएगा, यानी 4.93, यहाँ दशमलव है, इसे भाग देंगे दशमलव, पहले 0 है उसके बाद दशमलव है 0017, तो यह 0.4 अंक पे है तो 4 0 ऊपर हो जाएगा, यानी 1 लिखेंगे 0 0 0 और 0, और यहाँ 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 2 0 लिखेंगे, यानी यह भी दशमलव हट गया और यह भी दशमलव हट गया। तो हम 17 से यहाँ से 2 0 इसमें काट दे रहे हैं और 17 से इसे भाग देंगे तो 29 बार जाएगा, यानी 29 और 00, 29 के बाद 00 जो होगा ये इसका सही जवाब होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? हमें नोबल गैस ज्ञात करना है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान होता है, लेकिन इसमें जो चौथा विकल्प दिया गया हाइड्रोजन, यह कोई अक्रिय गैस नहीं है। चौथा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है SnCl+2 HgCl2, इसको बनाया गया है Hg2Cl2 + SnCl4। कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में इतना बनाया गया है। हमसे पूछ रहा है, यह 4 ऑप्शन दिया गया है
चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि SnCl2 का अपचयन होता है, दूसरे में पूछा है SnCl2 का ऑक्सीकृत हो जाता है, तीसरे में पूछा है HgCl2 का ऑक्सीकृत हो जाता है और चौथे में Hg2Cl2 का ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसका जो दूसरा विकल्प है CnCl2 का ऑक्सीकृत हो जाता है, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से कौन से किसी एक में सन्निहित किया गया है। जो फिगर दिखाई दे रहा है वो इन चारों विकल्पों में किस में सन्निहित है, यही हमसे पूछा गया है। तो जो दूसरा विकल्प है, ध्यान से देखेंगे, दूसरे विकल्प में बड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं। जो दूसरा विकल्प है, यहाँ से पहला लाइन है, उसके बाद यहाँ से दूसरा लाइन है, फिर यहाँ से बना हुआ है लाइन, देखेंगे यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी यह वाला फिगर जो है वो दूसरे विकल्प में पूर्ण रूप से मिल रहा है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वह इसका सही जवाब होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो तीसरे में दिया गया है और तीसरे में यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब है। 98 सेंटीमीटर सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। तो दर्रे का पहचान कीजिए। तो जोजिला दर्रा है वो इसका सही जवाब है, क्योंकि वह जोजिला दर्रा ही है जो वहाँ पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में को सबसे उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। तो जो दिया गया है कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। कब? तो कभी कभी जो है वो अधिक उत्पन्न करती है। इसका सही जवाब होगा कभी कभी, क्योंकि जो सौर ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति कब उत्पन्न करती है? जब पवन, मान लीजिए यह कोई पवन चक्की है, इसके जो पंखे हैं, मान लीजिए पवन चक्की है, इसके पंखा जो है जब हवा बहुत धीमी गति में चलेगी तब ये पंखे बहुत धीरे धीरे नाचेंगे। जब ये धीरे धीरे घूमेंगे तो कम ऊष्मा या कम शक्ति उत्पन्न होगी। तो उस समय सौर ऊर्जा जब बहुत धूप होती है गर्मी के महीने में, तब सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा या ऊष्मा मतलब अधिक शक्ति प्रदान करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी कभी, सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। तो 17 से 2 कम करेंगे तो 15 पे आ जाएगा। 15 से 3 कम करेंगे तो 12 पे आ जाएगा। 12 से 4 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो पहले 2 कम, फिर 3 कम, फिर 4 कम, उसके बाद हम 5 कम करेंगे। तो एच जो 8 पे होता है इसमें 5 कम करेंगे तो आ जाएगा 3 पे आएगा सी। जो अनुपस्थित पद है वह सी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है और यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी। वर्तमान से 3 वर्ष बाद की उम्र राम की उम्र के 2/3। थोड़ा छोटा करके आप लोग दिखाते हैं। कह रहा है कि 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी। वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र
राम की उम्र की 3/5 होगी। तो वर्तमान में राम की उम्र क्या है यह हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, कह रहा है राम की उम्र शनि की दोगुनी है। तो यहाँ लिखते हैं राम और यहाँ लिखते हैं शनि। तो यह दोगुना है, यहाँ लिखेंगे 13 वर्ष पहले। उसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें और जोड़ देंगे। कह रहा है कि 3/5 हो जाएगा। शनि हम लिखते हैं यहाँ, उसके बाद जो होगा बराबर राम के 3/5। तो राम को यहाँ से हटा के नीचे लिख देंगे राम। तो जो शनि का होगा वह 3 होगा, राम का होगा वह 5, यानी शनि 3 हो जाएगा, राम 5 हो जाएगा। तो इसका अंतर हो जाए 2 और इसका अंतर 1 होगा। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10, अरे 2 दूना 4 हो जाएगा। और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यह 2 हो जाएगा। और इसका अंतर है 2 और 1 का, 2 और 3 का अंतर 1 है। और इसका अंतर दिया गया है 16, 13 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद। तो एक अनुपात का जो मान दिया गया है वह 16। तो हमें राम की उम्र ज्ञात करना है। तो 16 का 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80 वर्ष। 80 वर्ष जो है वह राम की उम्र है और 3 वर्ष बाद होगी, क्योंकि हमसे कह रहे हैं वर्तमान के 3 वर्ष बाद वह 80 वर्ष का हो जाएगा। तो आज कितना है, तो 80 में से 3 घटा देंगे तो आज जो है वह 77 वर्ष का है। और यही हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप उत्तर देखेंगे जो दूसरे विकल्प में है वह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल, हरे और गुलाबी के टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन और का हरे रंग के टोकन के साथ अनुपात 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकन का लाल टोकन के साथ 7:15 का अनुपात है। हरे टोकन और गुलाबी टोकन के साथ क्या अनुपात था? तो पहले लिखेंगे गुलाबी, 1 मिनट, लिखेंगे गुलाबी, उसके बाद लाल, उसके बाद हरा। तो जो गुलाबी है यहाँ से देखिए, गुलाबी टोकन का लाल टोकन के साथ अनुपात, पहले गुलाबी है 7 और लाल है 15। फिर यहाँ पर आएंगे तो पहले कह रहा है लाल रंग का टोकन, उसके बाद हरा। तो पहले लाल रंग का कह रहा है 5, उसके बाद हरा कह रहा है तो हरा 12। तो हमें लाल दोनों जगह बराबर करना है। इसमें भी मतलब 15 जहाँ है वहाँ भी बराबर करना है, यहाँ भी। तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 15। लाल दो का अनुपात दोनों जगह बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 36। तो हरा जो होगा, हमसे पूछ रहा है पहले हरे टोकन का। यहाँ देखिए हरे टोकन, उसके बाद गुलाबी। तो हरा टोकन है 36, जब 12 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 36। और जो हरा गुलाबी है वह 7 हो जाएगा। तो इसका अनुपात होगा पहले 36 होगा, उसके बाद 7, यानी 36:7, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें समानांतर पे है, इसमें भी दोनों लाइन समानांतर पे, और चौथे में भी दोनों लाइन समानांतर पे। तीसरे में जो लाइन है वो समानांतर नहीं है, यानी एक इस साइड है और एक दूसरे तरफ है। तो यही जो है वह समूह से संबंधित नहीं है। तो तीसरा वाला जो विकल्प है वह गलत है, यानी तीसरा सही जवाब है। और तीसरा 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। जो तीनों खेल खेलते हैं वह यश है। यश जो है वह तीनों खेल खेलता है। और यह कह रहा है जो कबड्डी के साथ फुटबॉल भी खेलता है, यानी कबड्डी में भी रहना चाहिए और फुटबॉल में भी रहना चाहिए। तो ये जो क्यों है वह फुटबॉल के साथ कबड्डी भी खेलता है, तो हम लिखेंगे क्यों।
यानी यस और क्यू जो है वो कबड्डी के साथ फुटबॉल भी खेलता है और तीनों खेल खेलता है। ये इसका सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब है वह चौथे विकल्प में दिया गया है, यस और क्यों। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 4000 का 54%, 4000 का हमें 54% निकालना है। तो लिखेंगे 54/100। ये दोनों जीरो से कट गया। और इसका गुणा करेंगे, जब 4 का 54 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 1 1 21 और एक जीरो बचा हुआ है, यानी 2160, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह प्रस्तुत तर्क या कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दी गई पूर्ण धाराओं में से कौन अंतर्निहित है। तर्क है चेतावनी दिया गया है, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्ण धाराएं हैं, चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा पूर्ण धारा है, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो यह जो तर्क दिया गया है यानी चेतावनी दिया गया है, इसके हिसाब से न तो पहला पूर्ण धाराएं हैं सही और न तो दूसरा, क्योंकि शराब न सेवन करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है कि चेतावनी देनी भी चाहिए कभी कभी। तो इसका जो है वह तो न तो एक अनुसरण करता है न तो दो, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की गति जो है वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे 70, इसे 5/18 से भाग देंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में लाना है। और जो लंबाई है ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दी गई है वो 375 दी गई है और ट्रेन की लंबाई हम x मान ले रहे हैं। टोटल दूरी हो जाएगी और इसे 27 सेकंड में पार करता है। 9 से इसे काटेंगे 2 बार, 9 से इसे काटेंगे 3 बार, 2 से इसे काटेंगे 35 बार, 35 का इसमें गुणा करेंगे और 3 का भी इसमें गुणा करेंगे। जब 35 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 175 आ जाएगा। ये बटे में 3 है, 3 का जब ये बटे में है इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो लिखेंगे 3 5 15, 3 7 21, 1 22 के 2 हासिल लगा 1, 3 1 का 3 और 1 4। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे 375 को बराबर की इस पार ले आएंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 375 को घटाएंगे 0, 12 में से 7 गया 5 आ जाएगा और 3 1 का 3, यहाँ 5 आएगा। जब हम 3 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 525, क्योंकि 3 5 15 होता है, हासिल लगा 1, 3 7 21, 2 22, हासिल लगा 2, फिर 3 का इसमें 1 में गुणा करें 3 1 का 3 और 3 2 5 और इसे घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। और 150 मीटर जो होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। विकल्प देखेंगे, विकल्प जो चौथा विकल्प है 150 मीटर, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 6 वर्ष के एक बिक्री कार्यक्रम के लिए समिति को कुछ धनराशि दी गई, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देने के कारण उसकी प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रह गया। शुरुआत में उसे कितनी धनराशि दी गई थी? तो इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।